बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेनिंजाइटिस। उसकी हमने डिफरेंट टाइप्स डिस्कस की थी, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, टीबीएम और एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। आज हम जो है एनकेफलाइटिस से स्टार्ट करेंगे। तो सिनेरियो पढ़ लेते हैं। हर्पिटिक एनकेफलाइटिस का आपका क्वेश्चन है, 6 year old boy presented with fever, lethargy, he develops focal fits and EEG shows periodic complexes over temporal area. The result of CSF is WBCs 55, न्यूट्रोफिल्स उसमें से 60% थे, RBC 2100 पर क्यूबिक mm, प्रोटीन्स 3.2, ग्लूकोज नॉर्मल, ऑन माइक्रोस्कोपी नो ऑर्गेनिजम्स आर सीन। वो इसमें से जो इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकल फिट्स हैं। ठीक है, सीजर्स हों, किसी भी किस्म के कन्वल्जन्स बताए आपको, फिट्स बताए, और उसके साथ प्रेजेंट कर रहा हो जो आपकी मेन इसमें प्रेजेंटिंग सिम्टम्स है, दैट इज़ फोकल फिट्स। एक्सक्यूज मी, मुझे 1 मिनट। इसमें प्रेजेंटिंग कंप्लेंट जो है वो फोकल फिट्स के साथ है। यही पेशेंट अगर फिट्स के साथ और क्या क्या प्रेजेंटेशन हो सकती है इसकी, अनकॉन्शियस हो सकता है ये पेशेंट, सेमी कोमाटोज हो सकता है, कोमाटोज हो सकता है, और हाई ग्रेड फीवर होगा, यहाँ इसने दिया भी हुआ है। ठीक है, लिथार्जिक दिया हुआ है, ये इससे भी आप याद रख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं कि ऑन सेट प्रेजेंटेशन के ऊपर उसकी ये फाइंडिंग्स है। ईईजी जो है वो बेसिकली आप सीजर्स अगर किसी को हो रहे हो तो आप ईईजी करवाते हो, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम, उसके ऊपर ये सीजर्स उसने बताया हुआ है, बेसिकली पीरियोडिक कम्प्लेक्सेस ओवर द टेम्पोरल एरिया। उसके ऊपर वेव्स बनने शुरू हो जाते हैं, कम्प्लेक्सेस बनना शुरू हो जाते हैं। ये आपसे लेवल की बात नहीं है, इसको बस आप इसी तरह याद करना है। CSF की फाइंडिंग्स हम डिस्कस कर चुके थे कि एज सच एंकेफ्लाइटिस में CSF में कोई फाइंडिंग नहीं होती। यहाँ पे जो मेजर उसने बोल्ड करके लिखा हुआ है वो RBCs लिखे हुए हैं। ठीक है, बाकी ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा, बिकॉज इसकी जो एटोलॉजी होती है वो यूजली वायरल होती है, बल्कि ऑल द टाइम वायरल ही होती है। प्रोटीन्स नॉर्मल हैं, ग्लूकोज नॉर्मल है, WBCs माइल्डली इंक्रीज हैं। माइल्डली आपको लिम्फोसाइटोसिस या माइल्ड न्यूट्रोफिलिया जो है वो इन द CSF के अंदर जो है वो प्लियोसाइटोसिस वो बता सकता है। डेफिनेशन करने की सच कोई ज़रूरत नहीं है, एटोलॉजी आपने करनी है, इनके आपने नेम्स याद करने हैं। ठीक है, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन से वायरसेस हैं। मोस्ट कॉमन कॉज कौन सी है, वो हर्पेस सिम्प्लेक्स है, सिनेरियो भी उसी का था, ये याद रखना आपने। पैथोफिजियोलॉजी में ऐसा सच कोई याद करने वाली बात नहीं है, जो एसोसिएशंस हैं इसकी वो आपने याद रखनी है। हर्पेस सिम्प्लेक्स फ्रंटो टेम्पोरल लोब को इन्वॉल्व करता है, मम्स जो है वो ट्रांसवर्स माइलाइटिस भी करवाता है साथ में, और चिकन पॉक्स जो है वो यूजली सेरिबेलम को इन्वॉल्व करता है। तो जिस एरिया को इन्वॉल्व करेगा सबसे पहले उसके फंक्शन जो है वो ख़राब होंगे। सेरिबेलम का फंक्शन मेनली जो होता है वो कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस है, तो वो चला जाएगा। ट्रांसवर्स माइलाइटिस हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें शार्प सेंसरी लेवल विद वीकनेस ऑफ लोअर लिम्स हो सकती है, या और भी कोई वीकनेस ऑफ एनी ग्रुप ऑफ मसल्स हो सकती है। मम्स उसके साथ एसोसिएटेड है। और फ्रंटो टेम्पोरल लोब में हर्पेस जो है वो करवाता है। ये फाइंडिंग अक्सर क्वेश्चंस में उन्होंने बताई भी होती है कि MRI या CT करवाया तो उसके ऊपर फ्रंटो टेम्पोरल लोब की इन्फ्लेमेशन देखने में आई है। आगे आ जाएगा व्हाट आर द क्लिनिकल फाइंडिंग्स। अब बेसिकली आपको पता लग जाता है कि ये मेनिंजाइटिस और एन्केफेलाइटिस में से कोई एक चीज़ है। उससे आगे आपस में इनको आपको ना डिफरेंशिएट करना नहीं आ रहा होता जब क्वेश्चन आपका आता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर उसने प्रेजेंटिंग कंप्लीट सीजर्स फिट्स दी हुई है हाई ग्रेड फीवर के साथ, तो आपने एन्केफेलाइटिस की तरफ सोचना है। अगर उसने दिया हुआ है साइंस ऑफ मेनिंजल इरिटेशन, एक भी दे दिया ना उसने, नेक स्टिफनेस दे दी है, ब्रुजिन्स्की या करनिक की बात कर दी है विद हाई ग्रेड फीवर, तो आपने उस तरफ चले जाना है। ठीक है, ये देखना आपने कि प्रेजेंट किस चीज़ की बात किया था। उसके बाद वो कंफ्यूज करने के लिए ये भी कह सकता है कि पेशेंट आया तो था नेक स्टिफनेस के साथ विद हाई ग्रेड फीवर ड्राउजीनेस, और उसको आहिस्ता आहिस्ता अब जो है वो सेमी कॉन्शियस है या कोमाटो स्टेट में है, तो वो मेनिंजाइटिस की कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो सकता है कि इस तरह हो जाए। और फिट्स भी पड़ सकते हैं मेनिंजाइटिस की कॉम्प्लिकेशन में, हमने कल भी देखा था ये। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना आपने, लगाना मेनिंजाइटिस ही है।
अच्छा, आगे क्लिनिकल फीचर्स आर एक्सट्रीमली वेरिएबल, सडन ऑनसेट ऑफ हाई ग्रेड फीवर, हेडेक, वहाँ पे भी थे यहाँ पे भी हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑनसेट ऑफ ड्राउजीनेस, ऑनसेट ऑफ कॉमा बहुत रैपिडली होता है, पेशेंट प्रेजेंट भी कर सकता है, इसी तरह फिट्स भी के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। बाकी इरिटेबल चाइल्ड होगा, रोता रहेगा, कंफ्यूज्ड होगा, ये वगैरह तो है। फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस होंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। पॉल्सी, हेमिप्लेजिया, एपेजिया, एटेक्सिया, ये मैंने आपको बताया था कि ये सारी उधर भी थी कॉम्प्लिकेशंस। मेनिंजल इन्फ्लेमेशन में नेक रिजिडिटी और स्टिफनेस ऑफ बैक हो सकती है, लेकिन ये आपके क्वेश्चन में वो नहीं देगा, क्योंकि अगर वो ये दे देता है तो फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते मेनिंजाइटिस के साथ। इट मीन्स के मेनिंजल इरिटेशन स्टार्ट हो गई है तो मेनिंजाइटिस हो रहा है उसको। मैंने कल भी बताया था कि ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। सम abnormal behavior, screaming spells, irritability, confusion, tremors and stupor, इससे आपको कुछ पता नहीं लगेगा। स्पास्टिक पैराप्लेजिया है, सेंसरी डिस्टर्बेंसेज हैं, रेस्पिरेटरी इरेगुलरिटीज हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी। फीचर्स ऑफ एनकेफलाइटिस, मोस्ट कॉमन कॉज तो ये हम पहले देख चुके हैं, हर्पिस है, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, उसके अलावा है फीवर, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या सेमी कॉन्शियस स्टेट या ड्राउजीनेस या कंफ्यूज स्टेट, फिट्स या कन्वर्जेंस, और फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस, ठीक है। जो बच्चा इसके साथ प्रेजेंट कर रहा होगा फॉर एनकेफलाइटिस लगाना है आपने। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी डेफिनेशन। बहरहाल इंकेफ्लाइटिस इज इन्फ्लेमेशन पोस्ट इन्फेक्शियस, इन्फ्लेमेशन तो हो रही है बिकॉज, लेकिन क्यों हो रही है इन्फ्लेमेशन? ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से हो रही है, डीमाइलिनेशन हो रही है। जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद तो ख़त्म हो चुका है बॉडी के अंदर से, लेकिन उसने जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवाई हैं अपने अगेंस्ट, वो अब जाके किसी एक्सोनल कंपोनेंट के अंदर के साथ एक्ट वो कर रही हैं, क्रॉस रिएक्ट कर रही हैं। इनकेफ्लोपैथी, इनकेफ्लोपैथी बहुत दफ़ा आपने सुना होगा। इनकेफ्लाइटिस के सारे सिम्टम्स होंगे इसके अंदर, लेकिन फीवर नहीं होगा, ठीक है। तो उसको जो है वो इनकेफ्लोपैथी कहेंगे। ये इन्फेक्शंस के बाद भी हो सकती है, ऑटो इम्यून भी हो सकती है, डिफरेंट किस्म के टॉक्सिन्स की वजह से भी हो सकती है, जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं या बाहर से आते हैं, जिस तरह ब्लोरोबिन हो गया, ठीक है, अमोनिया वगैरह, यूरिया, ये है यूरेमिक इनकेफ्लोपैथी और कनेक्टेरस टाइप, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। बहरहाल ये आपसे एज सच रिलेटेड नहीं है। अच्छा, ओकेजनली मायोकार्डाइटिस एंड हाइपोटेंशन में भी में कॉम्प्लिकेट द पिक्चर, ये कॉम्प्लिकेशंस करवा सकते हैं। मैंने कल भी बताया था कि मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस और ये सारे जो हैं उसमें ही ये वायरस इन्वॉल्व होते हैं, कॉक्साकी ए और बी। तो ये अगर वो वाले हैं तो एनकेफ्लाइटिस भी करवा रहे होंगे और साथ में मायोकार्डाइटिस की वजह से हाइपरटेंशन और बाकी सिम्टम्स भी आ रहे होंगे, तो अब मिक्सअप हो जाएगा, पता नहीं लगेगा कि हार्ट की डिजीज़ है, ब्रेन की डिजीज़ है, मसला क्या चल रहा है, कॉम्प्लिकेशंस होने शुरू हो जाएंगी। जो इनका हर्पिस होता है वो ट्रीटेबल होता है, बाकी ऐसा ट्रीट नहीं करना होता, आपने सपोर्टिव ट्रीटमेंट करना होता है। हर्पिस के लिए आप एंटीवायरल ड्रग्स दे सकते हो, एसाइक्लोविर वगैरह। अच्छा, कैसे अब वो प्रेजेंट करता है, कैसे आपको पता लगेगा कि हर्पिस है? टिपिकली प्रेजेंट विद फीवर, वॉमिटिंग, लिथार्जी, प्रोसीड टू कॉमन फोकल फिट्स, ठीक है। ये क्या है? ये सारा तो हर किस्म के इनकाफ्लाइटिस में हो रहा है, कोई इसमें ख़ास बात नहीं है। यूजली प्रोड्यूसेस अ स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन इन द टेम्पोरल लोब लाइक हेमीप्रेसिस, फोकल फिट्स एंड रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो ये टेम्पोरल लिखा हुआ है, लेकिन फ्रंटो टेम्पोरल को इन्वॉल्व करता है हर्पिस। तो इतना तो कॉम्प्लिकेट आपके क्वेश्चन को वो नहीं करते कि फ्रंटल और टेम्पोरल लोब के फंक्शंस आपको बताने शुरू कर दें कि वो डिस्टर्ब हैं, और वो दिए हुए हैं उन्होंने। यूजली वो सीटी या एमआरआई की पिक्चर दे देते हैं, उसमें बता देते हैं कि स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन फ्रंटल या टेम्पोरल में आपको मिल रही हैं, और साथ इनकेफ्लाइटिस के दिए हुए होते हैं। उसमें आप इनकेफ्लाइटिस भी लिख सकते हो, हर्पिस इनकेफ्लाइटिस भी लिख सकते हो, ठीक है। टेंटोरियल टेंटोरियम सेरिब्राई होता है, वहाँ पे हर्निएशन हो सकती है, और नीचे जो फोरामेन मैग्नम होता है वहाँ पे हर्निएशन हो सकती है। ये दो जगह होती हैं जहाँ हर्निएशन हो रही होती है, और ये बेसिकली इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर का एक मैनिफेस्टेशन होता है। सीएसएफ एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा आपको? जेंथोक्रोमिया, ठीक है, आरबीसीज मिलेंगे आपको, और सेल काउंट आपको बताया था एज सच बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता, माइल्डली इंक्रीज़ हो सकता है। प्रोटीन्स माइल्डली एलिवेटेड या नॉर्मल होगी, ग्लूकोज नॉर्मल होगा, कोई फाइंडिंग नहीं होगी।
ठीक है, हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 1। हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 2 में क्या होगा, एक तो ये टाइप 1 होता है ना अबव द अम्बिलिकस, और टाइप 2 बिलो द अम्बिलिकस यूजुअली। तो वही वाला चक्कर है कि बिलो द अम्बिलिकस मदर से उसको लगेगा जब वो पास कर रहा होगा थ्रू द बर्थ कैनाल। ठीक है, वायरस इज एक्वायर्ड फ्रॉम मैटरनल बर्थ। इसमें कलर चेंज हो जाता है, ज़ेंथोक्रोमिया में सीएसएफ का कलर जो है वो ग्रीनिश हो जाता है, वो उसको कहते हैं सीसी क्या, वायरस इज एक्वायर्ड फ्रॉम मैटरनल बर्थ कैनाल रिजल्ट इन वेसिकुलर स्किन इरप्शन इनकेफ्लाइटिस। तो हर्पिस की जो अपनी असल में जो उसकी इंपॉर्टेंट डिजीज़ होती है वो क्या था, वेसिकुलर इरप्शंस करवाते हैं ना वो निकल आते हैं उसको, पानी वाले दाने से निकले हुए होते हैं। ठीक है, तो इरप्शन और शिंगल, जी इरप्शन टाइप्स और शिंगल्स शायद उनको शिंगल्स जो है वो हर्पिस की दूसरी टाइप है, हर्पिस सिम्प्लेक्स नहीं होता है, वेरिसेला जोस्टर करवाता है, लेकिन चलो वेसिकुलर हाँ उसी तरह का पूरी बॉडी के ऊपर निकल आता है, एनकेफ्लाइटिस। ठीक है, ये करवा देगा उसमें, और ये होगा इस तरह आपको पता लग जाएगा। चिकन पॉक्स ये आ गया, वो वेरिसेला जोस्टर करवाएगा, चिकन पॉक्स और शिंगल्स। चिकन पॉक्स के बच्चों में है ना, बच्चों में तो शिंगल्स सच नहीं होता है, बड़ों की बीमारी है, इम्यूनिटी जब कम होती है। तो चिकन एल्डर्स। पॉक्स के साथ अगर एनकेफ्लाइटिस के सिम्टम्स आ रहे हैं तो वेरिसेला जोस्टर है, दोनों के लिए आप एसाइक्लोविर यूज़ कर सकते हो। अच्छा, मीज़ल्स, मीज़ल्स में उसका एक टिपिकल रैश होता है, जब हम मीज़ल्स पढ़ेंगे वो आपको पता लग जाएगा कि रैश, फीवर, और इसके साथ जो है अगर इनकेफ्लाइटिस सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो मीज़ल्स की वजह से। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट आपने ना नेम याद करने हैं सिर्फ एटोलॉजिकल एजेंट्स के, इनकी जो डिटेल है ये कभी सच आती नहीं है, और अगर आ भी गई कभी एमसीक्यू के अंदर तो ये आपने हर्पिस और मीज़ल्स डिटेल में इन्फेक्शियस डिजीज़ में पढ़ने हैं, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ये हर्पिस का इनकेफ्लाइटिस है, या मीज़ल्स के साथ हो रहा है, या पोलियो के साथ हो रहा है, किस चीज़ के साथ हो रहा है। पोलियो जैसे हम पढ़ चुके हैं, उसकी एक टाइप थी इनकेफ्लाइटिस वाली के साथ प्रेजेंट करती है। स्लो वायरल डिजीज़, स्लो वायरल डिजीज़ और मैनिफेस्टेड मंथ्स टू ईयर्स आफ्टर द वायरल इन्फेक्शन, ये मैं आपको कर चुका हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद वायरल डिजीज़ जो है वो ख़ुद तो ख़त्म हो जाती है, या बहुत ही स्लो उसका प्रोग्रेशन होता है, लेकिन सीएनएस के सिम्टम्स जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, डिमेंशिया, पुअर कॉग्निटिव फंक्शन, बिहेवियर चेंजेस। डिमेंशिया मीन्स लॉस ऑफ ये मेमोरी, ठीक है, मेमोरी और जो हायर मेंटल फंक्शन होते हैं वो उसमें लॉस होना शुरू हो जाता है। पुअर कॉग्निटिव फंक्शन, कॉग्निटिव फंक्शंस बेसिकली हायर मेंटल फंक्शन ही है, कॉग्निशन भी, जो हाई जो थॉट्स होते हैं ना आपके, हायर मेंटल फंक्शन वाले थॉट्स होते हैं वो, उनको कॉग्निशन कहते हैं, और बिहेवियर की चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, ये हो सकता है, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट कॉमन वायरसेस कॉजिंग सच टाइप ऑफ इलनेस आर मीजल्स, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनिकफ्लाइटिस करवाता है, एक स्पेसिफिक डिजीज़ है ये, और रुबेला, HIV, HSV। ठीक है, ये आप बस इतना याद रख लेना कि स्लो प्रोग्रेशन के साथ ये चार जाते हैं, और सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनिकफ्लाइटिस मीजल्स करवाता है। डायग्नोसिस किस, वायरल इलनेस का डायग्नोसिस किस तरह होता है, वायरस को जो है वो वाला, बाकी सारे तो आप करवाओगे, हिस्ट्री के ऊपर मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं सारी। ठीक है, अब ये देखो कितनी इसने अच्छी बात लिखी है, डायग्नोसिस इज एसेंशियली क्लिनिकल। ठीक है, वो सिम्टम्स आपको बता चुके हैं, एक्सक्लूजन ऑफ अदर डिजीज करना है आपने। मनीजाइटिस, साइंस ऑफ मनीजल इरिटेशन नहीं है, मनीजाइटिस चला गया। सेरेब्रल मलेरिया, कोई एंडेमिक एरिया नहीं है मलेरिया का, यानी जहाँ पे मच्छर वगैरह नहीं होते, मलेरिया कॉमन नहीं है, और कोई उसकी ऐसी सेरेब्रल किडनीज उसकी ठीक है, उसको अनीमिया नहीं है साथ, मलेरिया में जो हो जाता है, तो ये भी रूल आउट हो जाएगी इस तरह। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर जो है कैसे रूल आउट करोगे, उसके साइन एंड सिम्टम्स की बेसिस पे तो ऐसा रूल आउट, हेडेक होगा परसिस्टेंट बहुत अरसे से उसको, पैपिलोडीमा होगा, और कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो सकते हैं वो ब्रेन ट्यूमर में। बाकी आप इमेजिंग की बेसिस पे इसको कर सकते हो। ठीक है, इमेजिंग पे ये CT पे MRI पे आराम से नज़र आ जाएगा। हीट स्ट्रोक को कर देना, ये हिस्ट्री के ऊपर हो जाएगा आपको, गर्मी नहीं है और गर्मी में खड़ा नहीं हुआ, डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक तो नहीं हुई, बहुत है। लेड एनकेफ्लोपैथी, लेड एनकेफ्लोपैथी भी आपकी उसी के साथ हिस्ट्री पे हो जाएगी। वैसे एडल्ट में तो उसके ऑक्यूपेशन के ऊपर बेस कर रहा होता है, या कोई ऐसे एरिया में तो नहीं रहता वहाँ पे
इंडस्ट्री वगैरह हो या उसके अंदर पानी के अंदर होते हैं हैवी मेटल्स कुछ एरियाज़ में, वो वाला सीन ना हो कोई। तो हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर टू स्पेसिफिक इलनेस सच एज मीजल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स। आसपास किसी बच्चे को, किसी एडल्ट को वायरल इलनेस तो नहीं हुई थी बच्चे के डिजीज़ होने से पहले? मॉस्कीटो, टिक्स, एनिमल्स तो नहीं रहते? इंजेक्शंस तो नहीं लगे? परटूसिस, ये जब हम वैक्सीनेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी याद कर लो आप, परटूसिस का बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है। मुझे स्पेसिफिक अब डिजीज़ नहीं याद, उसमें एनकेफ्लाइटिस होता है, ठीक है। ख़ास तौर पे अगर ये लेट लगाई जाए, जो डीटीपी होती है ना, डिफ्थेरिया पर डीपीटी, डिफ्थेरिया परट्यूसिस और टेटनस, किस एज पे लगती है ये? 6, 10 और 14 पे लगना होता है ये, ठीक है। उसके बाद अगर वो हो 1 ईयर के बाद, आई थिंक जो होता है उसमें डीटीपी जो होता है वो सिर्फ आप परटूसिस को निकाल देते हो, या ए सेलुलर परटूसिस एक होता है वो आप लगाते हो, और डिफ्थेरिया और टेटनस लगाते हो, ठीक है। वो इसी वजह से होता है कि तो थोड़े ओल्डर बच्चे हो जाते हैं उसके अंदर एनकेफ्लाइटिस बहुत ज़्यादा इसका एक कॉमन साइड इफेक्ट है। अच्छा, हैवी मेटल्स वाली बात हो गई है। लंबा पंक्चर, इसकी भी बात हो चुकी है, कन्फ्यूजन तो नहीं है ना कोई? एंटीबायोटिक टाइटर, एंटीबॉडीज चेक कर लोगे स्पेसिफिक वायरल एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है। अब इसमें हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं बच्चे कि आईजीएम लगाना है या आईजीजी लगाना है। तो ये आपको अपने पैथोलॉजी के नॉलेज से पता होगा कि जो पहले बनती है वो कौन सी होती है? प्राइमरी रिस्पॉन्स। आईजीएम अगर पॉजिटिव है ना, तो इट मीन्स के एक्यूट इन्फेक्शन, अभी अभी इसको कोई इन्फेक्शन हुआ है। आईजीएम अगर पॉजिटिव है, ठीक है, और आईजीजी पॉजिटिव है, तो वो उससे आपको पता नहीं लगेगा कि अभी का इन्फेक्शन है कि पुराना इन्फेक्शन है। आईजीएम किसी भी चीज़ के अगेंस्ट अगर है तो इट मीन्स के रिसेंट इन्फेक्शन है। आईजीजी अगर है तो वो रिसेंट इन्फेक्शन भी हो सकता है और प्रीवियस इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो उसको पता लगाने के लिए आपको 2 दफ़ा आईजीजी का करवाना पड़ेगा। अगर पहली दफ़ा जो आपने आईजीजी करवाया था वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया, 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया, तो फिर हम कहेंगे कि रिसेंट इन्फेक्शन है, ठीक है। अदरवाइज हम नहीं कह सकते। सिर्फ आईजीजी का होना आपको रीसेंट इन्फेक्शन नहीं बताता, जिस तरह आईजीएम का होना रीसेंट इन्फेक्शन बता रहा है। इसको हम कह देते हैं कि 4 फोल्ड या 4 टाइम्स इंक्रीज इन एंटीबॉडी टाइटर वगैरह जो कर लिखा होगा, तो वो ये मतलब होता है उसका। और एमसीक्यू में भी आपने यही लगाना है, आईजीएम का ऑप्शन हो रिसेंट इन्फेक्शन के लिए तो आईजीएम लगा देना है, और अगर 4 फोल्ड्स इंक्रीज का हो तो आईजीजी लगाना है, अदरवाइज सिंपल आईजीजी नहीं लगाना। वायरस आइसोलेशन कर लेनी है, ब्रेन स्कैन कर लेना है, या मैंने आपको अभी बताया था सीटी स्कैन पे आपको एनकेफ्लाइटिस किसी स्पेसिफिक एरिया पे लोकलाइज हो रहा हो अगर, जिस तरह फ्रंटो टेम्पोरल लोब में हर्पिस का है, और सेरिबेलम में किसका था? चिकन पॉक्स का, ठीक है। और बम्स का ट्रांसफर स्माइलाइटिस इन उसमें स्पाइनल कॉर्ड में। अच्छा, ब्रेन बायोप्सी ये अब करवाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बस आपने इनको लिख देना है। ब्रेन सीटी स्कैन, ब्रेन बायोप्सी, और ईईजी। ईईजी बेसिकली जो भी सीजर्स वाली डिजीज़ है ना, चाहे ये है कोई एपिलेप्सी है या फेब्राइल कन्वर्जन वगैरह, उसमें आप ईईजी करवा सकते हो, ठीक। बेसिकली ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको ये उस पर ग्राफ पे ले आता है, तो आपको पता लग रहा होता है। ब्लड काउंट्स करवा लेने आपने, ये जिस तरह हमने मेनिंजाइटिस में देखा था कि हम करवा रहे थे ब्लड काउंट्स, आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रूल आउट कर लोगे इससे। कॉम्प्लिकेशंस वही वाली हैं ऑलमोस्ट, हेमीप्लेजिया वहाँ पे भी था, स्क्विंट था, डेफनेस थी, कन्वर्जन्स थे, इंट्रैक्टेबल मींस कंट्रोलेबल नहीं है, और बेड सोर्स क्यों हो रहे हैं? काफ़ी अर्सा बेड रिटन रहेगा, ये सेमी कॉन्शियस है तो खुद अपनी पोजीशन मूव नहीं करेगा। एस्पायरेशन नमूनिया हो सकता है सेमी कॉन्शियस स्टेट में है अगर, और वॉमिटिंग वगैरह हो रही है तो ये चीज़ है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं। लेट में क्या आएगा? वही वाले पैन स्क्लेरोजिंग पैन एनकेफ्लाइटिस जो करवा रहा था, मेंटल रिटार्डेशन, हाइड्रोकेफेलस, एपिलेप्सी, लर्निंग डिसेबिलिटीज, बिहेवियर प्रॉब्लम, ठीक है। मैनेजमेंट सेम है, स्पोर्टिव मैनेजमेंट,
नर्सिंग केयर वहाँ पे भी थी, एंटी कन्वल्सेंट थे, सेरेब्रल एडीमा था, इंट्रावीनस फ्लूइड्स थे, बॉल एंड ब्लैडर केयर थी, न्यूट्रिशन अच्छी थी। एंटीवायरल ड्रग्स वहाँ नहीं थी। यहाँ पे एसाइक्लोविर आप हर्पिस के लिए दे सकते हो, सिंपल ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ठीक है। चलो यही मैं बता देता हूँ, एसाइक्लोविर जो है ना हर्पिस में, हर हर्पिस सिम्प्लेक्स के पेशेंट को नहीं देनी। आपने कब देनी है, जब वो एनकेफ्लाइटिस करवा रहा हो, या जो पेशेंट है उसको हर्पिस हुआ हुआ है और वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है किसी भी वजह से, आया वो स्टीरॉइड्स पर है या उसको कोई HIV है, या वो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे, फिर आपने एसाइक्लोविर देनी है। अगर नॉर्मल बच्चा है तो फिर हर्पिस के लिए आपको उसको एसाइक्लोविर देने की ज़रूरत नहीं होती है। न्यूट्रिशन, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक्स और मेंटेनेंस ऑफ एयरवे, ये वही सारी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है जो मेनिंजाइटिस में भी हमने की है। अब मेनिंजाइटिस और एन्केफ्लाइटिस समझ आ गया, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं रह गई है इसमें? ये WHO की डेफिनेशन है, इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लो। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एन्केफ्लाइटिस हम तब लेबल करते हैं बच्चे को जब वो प्रेजेंट कर रहा हो फीवर, चेंज इन मेंटल स्टेटस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, कंफ्यूज, डिसोरिएंटेशन, ये सब चेंज इन मेंटल स्टेटस है, या न्यू ऑनसेट ऑफ सीजर्स, या दोनों चीज़ें। तो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या बनी, हाई ग्रेड फीवर, चेंज इन कॉन्शियसनेस या मेंटल स्टेटस, एंड सीजर्स। दूसरी तरफ मेनिंजाइटिस में क्या है, फीवर, ठीक है, और साइंस ऑफ मेनिंजल इरिटेशन, नेक स्टिफनेस या अदर मेनिंजल साइंस बुर्जिन्स्की करने वगैरह, और ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस, ठीक है। फिट्स के साथ आ रहा है तो एन्केफ्लाइटिस, मेनिंजिस के साइन के साथ आ रहा है तो मेनिंजाइटिस, और दोनों के साथ आ रहा है तो मेनिंजल एन्केफ्लाइटिस। ये आपको सिनेरियो नहीं आएगा, ये आपने नहीं लिखना कहीं पे भी। मेनिंजल एन्केफ्लाइटिस नहीं लिखना, इनमें से एक लिखना है आपने, कोई ऊपर वालों में से। चलो ये एक और है, मेनिंजाइटिस में फीवर भी होता है, ल्यूकोसाइटोसिस। इनकफ्लाइटिस में फीवर होता है, ल्यूकोसाइटोसिस भी हो सकता है। मेनिंजाइटिस में साइंस ऑफ मेनिंजल इरिटेशन होते हैं अक्सर, मतलब हमेशा ही होते हैं ऑलमोस्ट, और इनकफ्लाइटिस में समटाइम्स। आपके लिए ये समटाइम्स नॉट ही है, ठीक है, नॉट प्रेजेंट। मेंटल स्टेटस ऑल्ट्रेशन मेनिंजाइटिस में होती है, लेकिन एनकेफ्लाइटिस का बहुत कॉमन फीचर है, हमेशा होती है। मेनिंजाइटिस में लेट डेवलप होती है ये एज अ कॉम्प्लिकेशन, एनकेफ्लाइटिस पे प्रेजेंटेशन के ऊपर ही होती है। सीजर्स मेनिंजाइटिस में अनकॉमन है, एनकेफ्लाइटिस में कॉमन है। अच्छा, अदर फीचर्स आ जाओ इसमें। फोकल न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स किस में कॉमन है, हॉल मार्क फीचर है फोकल न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स और एफेजिया, विजुअल डिस्टर्बेंसेस वगैरह वगैरह एनकेफ्लाइटिस का, जबकि मेनिंजाइटिस में लेट कोर्स ऑफ द डिजीज में होता है, ठीक है। ओके, अब हम जाने लगे हैं सेरेब्रल मलेरिया पे। दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन हम कहते हैं। हाँ, मैं इंशाल्लाह भेज दूंगा। थर्ड हम पढ़ने लगे हैं। अब अगर आपको पहले दो समझ आए हैं तो फिर ये आप डिफ्रेंशिएट करोगे ना, ये मिक्सअप हो जाते हैं, वरना बहुत मुश्किल होती है इसमें। आगे ये समझ, आगे चलें, कोई भी कंफ्यूजन अभी तक? ओके, चलो। अब इसने बताया कि पेशेंट आपके पास फीवर के साथ प्रेजेंट कर रहा है CNS इन्फेक्शन उसको, क्योंकि उसको सिम्टम्स आ रहे हैं उस तरह के। अब आपने क्या देखनी है अगली चीज़, अगर तो फिट्स के साथ आया तो क्या क्या हो सकता है उसको। इनकेफ्लाइटिस इसमें इसने दिया, मेनिंजाइटिस और मलेरिया दिया हुआ है, तो फिट्स के साथ अगर आया तो ये तीनों हो सकते हैं। इनकेफ्लाइटिस सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद मलेरिया आएगा, उसके बाद मेनिंजाइटिस आएगा आपके डिफरेंशियल में। एडिशनल फीचर्स क्या देखोगे अब, आप मुझे बताओ, इनकेफ्लाइटिस में क्या देखोगे? और फीवर और फिट्स हो चुके हैं, और बताओ। focal neurological deficits.
फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स देखोगे, और मेंटल स्टेटस देखोगे। ठीक है, मेंटल स्टेटस मींस कि कितना कॉन्शियस है वो। ठीक है, बेहोश आया है, कंफ्यूज्ड आया है, एक्टिव है, ये मेंटल स्टेटस। और फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट क्या होता है? वीकनेस तो नहीं है उसको कहीं, मोटर वीकनेस वगैरह। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ देख लोगे। और मनीजाइटिस अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो फिर क्या देखोगे? फीवर और फिट्स है, और मेनिंजाइटिस सस्पेक्ट करते हो अगर आप तो, और क्या होना चाहिए उसके क्वेश्चन, उसके प्रेजेंटेशन में? एनीवन नेक स्टिफनेस। ठीक है, मतलब आप कहना चाह रहे हो साइंस ऑफ मेनिंजल इरिटेशन होने चाहिए, नेक स्टिफनेस इसमें से एक है। ब्रुजिंस्की और क्रेनिक भी लिख सकते हो आप, नकल रिजिडिटी, ये सारी चीज़ें वो बता सकते हो आपको क्वेश्चन में। अच्छा, और अगर आप मलेरिया सस्पेक्ट कर रहे हो तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले वैसे बताया था कि मलेरिया किस तरह क्या और फीचर्स होंगे जो मलेरिया की तरफ लेकर जाएंगे। फीवर फिट्स हैं उसको, और हिस्ट्री पे बताने हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन पे तो ये होगा। ठीक है, पैलर कहना चाह रही हो आप, पैलर होगा, और फिर स्प्लिनोमेगैली होगी। ठीक है, एग्जामिनेशन का फाइंडिंग है, बहुत अच्छे। मैसिव स्प्लिनोमेगैली है, मलेरिया जो होता है ना वो मैसिव स्प्लिनोमेगैली कहते हैं। यहीं पे वैसे याद कर लो कि मैसिव स्प्लिनोमेगैली के कॉजेज भी आते हैं आपके, उसमें से एक मलेरिया है, एक काला अज़ार है, और एक माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है, MKM। मलेरिया, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, और काला अज़ार, जिसको आप वो पढ़ा होगा, लिशमेनियासिस विजरल शायद, हाँ। अच्छा चलो ठीक है, दो बातें बताइए आप। हिस्ट्री के अंदर आप उसके घराने के बारे में भी पूछते हो, अगर आपको याद हो कि आप कहाँ पे रहते हैं, आप पानी कैसा पीते हैं, आपके घर कैसा है, और साथ ये वो तो बेसिकली सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से, और उससे आपको पता लगेगा कि उसका वो खुले आसमान के नीचे सोते हैं, और कोई नेट्स यूज़ नहीं करते, कोई मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ नहीं करते, पानी खड़ा रहता है उनके घर पे के बाहर, और ये चीज़ें होंगी। तो ये सारी सोशो इकोनॉमिक भी आपके लिख सकते हो उसमें। अच्छा, यहाँ पे मैं बताता चलूँ, जब अगर आपका क्वेश्चन आए ना कोई, उसमें आपने ट्रीटमेंट तो सबको याद होता है, तो जिनके अच्छे नंबर आते हैं वो क्या उसमें ऐड करते हैं? वो नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस ऐड करते हैं उसमें। ये चीज़ें कि अगर मलेरिया का ट्रीटमेंट आपके पास आता है तो आप उसमें ये सारा कुछ लिखोगे, पानी नहीं खड़े होने देना, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करने हैं, नेट्स यूज़ करने हैं, और वो वाले नेट यूज़ करने हैं, इंसेक्टिसाइड वाले। ठीक है, इस तरह की बातें जो है वो लिखते जाओ उसके अंदर, वैसे ही आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। अच्छा, मलेरिया किस सिम्टम के साथ प्रेजेंट करेगा? फीवर पहले था, हाई ग्रेड फीवर कॉन्टिन्यूस, इसमें स्पेसिफिक पैटर्न के साथ फीवर आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन मलेरिया की कौन सी वो सॉरी क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम की कौन सी टाइप करवा रही है। ठीक है, उसमें होते हैं टर्शियन मलेरिया, टर्शियन फीवर, और वो कॉटेडियन फीवर, और ये वाले सारे फीवर हो सकते हैं। अच्छा, 72 आवर्स के बाद उतरेगा, 24 आवर्स के बाद उतरेगा, ऑल्टरनेट डेज पे होगा, ये वाले सारे पैटर्न ऑफ फीवर से पता लग जाएगा आपको। इसमें राइगर्स एंड चिल्स होते हैं। राइगर एंड चिल्स क्या होते हैं? लाइक उसको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होगी, ठीक है, वो कंबल लेके सोएगा गर्मियों के अंदर भी, और धूप के अंदर लेटा रहेगा, इस तरह की प्रेजेंटेशन होगी, और उसको बहुत ज़्यादा पसीने आएंगे, राइगर एंड चिल्स। ठीक है, और कहाँ पर होगा वो, तो ये चीज़ें होंगी। प्लस मलेरिया जो होता है ना, ये ब्रेन वाले सिम्टम्स तो दे ही रहा था, फिट्स था, फोकल न्यूरोलॉजिकल वगैरह थे ये वो, साथ ये ब्लैक वाटर फीवर, याद होगा आपको कि ये एडिशनल भी इन्वॉल्व कर सकता है चीज़ों को, तो आपने वो चीज़ें भी देखनी है। किडनी भी उसकी इफ़ेक्ट हो सकती है, हेमोलिटिक एनीमिया की वजह से वो पीलापन भी हो सकता है, उसको लेथार्जी भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें ऐड आप कर लोगे तो आपका सिनेरियो मलेरिया का बन जाएगा। अब ये आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? अगर स्टिफ नेक है तो किस तरफ जाएगी बात? meningitis, ठीक है, अच्छा, मेडिसिन जो है ना ये आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है। अब इसमें आप ये तो कहोगे कि हाँ ठीक है, ज़्यादा
चांसेस हैं मेनिंजाइटिस के, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है। अक्सर चीज़ों में इसी तरह होता है कि सेरिब्रल मलेरिया में भी थोड़े बहुत चांसेस हैं स्टिफ नेक के। ठीक है, सर्जरी की जो डिजीज़ होती है उसमें होता है कि ये है तो ठीक है, ये वाली डिजीज़ नहीं हो सकती, ये वाली हो सकती है, बिल्कुल ही आप रूल आउट कर देते हो। मैंने इसमें मेडिसिन में आप डिफरेंशियल्स बनाते हो और हर चीज़ को उसमें डाल देते हो। अच्छा, स्टिफ नेक ठीक है, ज़्यादा जो है चांसेस हैं कि मेनिंजाइटिस होगा। बल्जिंग फॉन्टेनल ज़्यादा चांसेस क्या हैं? इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर के ज़्यादा चांसेस मेनिंजाइटिस की तरफ हैं। एक आर्चिंग ऑफ द बैक, इसका क्या मतलब है? Bend down position. ठीक है, बेंड तो होगा। ओपिस्टोटोनस हमने पढ़ा था, ठीक है, ये इसमें भी होता है और इसमें भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। ये बेसिकली नकल रिजिडिटी की वजह से ही होता है। कन्वर्जेंस तो दोनों में हो सकते हैं। ज़्यादा जो आपका सिनेरियो आएगा वो सेरिब्रल मलेरिया या इनकेफ्लाइटिस में कन्वर्जेंस के साथ देता है। पैलर जो है वो बेसिकली हो रहा है हिमोलिसिस की वजह से और एनीमिया की वजह से, तो वो सेरिब्रल Malaria. मलेरिया में आपको पता है प्लाज्मोडियम, वो जो क्या होते हैं, ट्रोफोसाइट्स होते हैं क्या, वो रप्चर कर देते हैं आरबीसी को और वो सारा हिमोलिसिस हो जाता है। कन्फ्यूजन दोनों में हो सकती है। तो इस तरह आपने जो आपके पास इसमें आया पैलर जो है वो साइबर मलेरिया की तरफ आएगा, स्टिफ नेक और जो है वो ज़्यादा इसकी तरफ आएगी। तो इस तरह आपने डिफ्रेंशिएट करना है। अब हम इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। कॉमन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी। हाई ग्रेड फीवर के साथ प्रेजेंट कर रहा है 3 डेज से, जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर्स हैं उसको, कोमाटोज्ड है, पेल है और जॉन्डिस है, माइल्ड माइल्ड जॉन्डिस है इसको। ठीक है, लिवर भी पॉल्पेबल है, स्प्लीन भी पॉल्पेबल है और फंडल हैमरेजेस भी हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ें इसमें डेफिनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इटोलॉजी आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम मोस्ट कॉमन है और मोस्ट डेंजरस है। एपिडेमियोलॉजी की कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। पैथोफिजियोलॉजी की भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है। वो तो पता है ना आपको क्या किस तरह साइकिल वगैरह होता है और किस तरह हिमोलिसिस होता है, और वो बस बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। पूछेगा नहीं। पैथोलॉजी, अब ये देख लो इसके काम क्या है, कि पैथोफिजियोलॉजी है, फिर पैथोलॉजी है, फिर पैथोजेनेसिस है। अब ये क्या कर सकता है बंदा? क्लिनिकल फाइंडिंग्स, इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। कैरेक्टरिस्टिक एडल्ट पैटर्न ऑफ साइबर मलेरिया इज नॉट प्रेजेंट स्पेशली अंडर द 5 years ऑफ एज। ठीक है, इन्फेक्शन हुआ 8 से 15 डेज के बाद उसको यूजली बिहेवियर चेंजेस आएंगी, एनोरेक्सिया, फ्रेटफुलनेस और अनयूजुअल क्राइंग, ड्रोजीनेस, डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप। इससे आपको कुछ पता नहीं लग रहा है क्या है। फीवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हाई ग्रेड होता है, विद और विदाउट चिल हो सकता है। ठीक है, 5 साल से कम के बच्चे की हम बात कर रहे हैं। हेड एक, नोजिया, जनरलाइज्ड एकिंग, एकिंग होगी। ठीक है, दर्द वगैरह उठेंगे उसको। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, स्प्लीन हैज़ इनलार्ज्ड क्विकली, मैसिव स्प्लीनोमेगैली होगी इसके अंदर और टेंडर भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। सेरेब्रल मलेरिया, सेरेब्रल सिम्टम्स आर एविडेंस्ड बाय कन्वल्जन्स और कोमा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर हो सकता है और अपर मोटर न्यूरॉन के सिम्टम्स हो सकते हैं, ब्रेन स्टेम डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कैसे कॉम्प्लिकेशंस इसकी डेवलप होती हैं। देयर इज सीवियर पैलर एंड स्प्लीनोमेगैली, लिवर में भी ओनली एनलार्ज्ड। लिवर की इन्लार्जमेंट एस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी स्प्लीन की इन्लार्जमेंट कॉमन है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्लासिकल पिक्चर ऑफ चाइल्ड विद हाई ग्रेड फीवर हु इज अनकॉन्शियस एंड कन्वर्जिंग कैन नॉट बी मिस्टेकन। ठीक है, ये सिनेरियो आएगा आपका, बच्चा आपके पास हो आएगा, हाई ग्रेड फीवर में होगा, कन्वर्जन उसको हो रही होंगी और अनकॉन्शियस होगा, साथ स्प्लीन उसका एनलार्ज्ड होगा, पेल होगा बच्चा। ऊपर सिनेरियो में यही चीज़ थी, कोमा के साथ पेल बच्चा है, सीजर्स उसको हो रहे हैं, हाई ग्रेड फीवर है और स्प्लीन उसकी एनलार्ज्ड है। ये चीज़ें ज़रूर देगा उस इसमें। डायग्नोसिस वही सीबीसी पे क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अनीमिया होगा और रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज हो जाएंगे। ये आप जब हीमाटोलॉजी पढ़ लोगे तो आपको पता लगेगा कि हीमोलिटिक अनीमिया में रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज हुआ होता है। एक तरह से हेमोलिसिस हो रहा था, एक तरफ से बॉडी कोशिश कर रही होती है कि मैं इसको कंपनसेट करूं, तो कंपनसेट करने के चक्कर में जल्दी जल्दी इमेच्योर सेल्स निकाले जाते हैं। तो 0.5 to 1.5% रेटिकुलोसाइट काउंट होना चाहिए नॉर्मल, इसमें 5 to 10% चला जाता है, बाकी हेमोलिटिक में भी चला जाता है ऊपर।
थिक एंड थिन ब्लड फिल्म करवाओगे, ये आपको पता है इनमें से एक जो है वो कंफर्मेशन करती है कि प्लाज्मोडियम है और दूसरी बताती है कि कौन सी स्पीशीज़ है उसकी। स्पीशीज़ होता है कि क्या जो भी टाइप होती है उसकी। सीएसएफ में कोई ख़ास फाइंडिंग्स नहीं होंगी, ठीक है, कोई फाइंडिंग सीएसएफ में सेरेब्रल मलेरिया में नहीं होंगी। सीएम इलेक्ट्रोलाइट्स करवा लेंगे ये बिकॉज ऑफ किडनी डैमेज और वो सारा कर रहे हो आप, और ब्लड शुगर करवा लोगे, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है इसके अंदर। पैरासिटिक एंटीजन के लिए आप आईसीटी मलेरिया डीएनए आरएनए विद प्रोब्स कर सकते हो, सीरोलॉजी करवा सकते हो। सीरोलॉजिकल टेस्ट जहाँ पे भी आएंगे वो मींस के एंटीबॉडीज अगेंस्ट द ऑर्गेनिज्म या कोई कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म आप करवा रहे हो, सीरोलॉजी का ये मतलब है। तो एंटीबॉडीज करवाते हो आप, डिटेक्शन ऑफ एंटीजन करवाते हो, ब्लड शुगर करवाते हो, ये लो हो जाती है मलेरिया में। अच्छा, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाते हो और ये चीज़ें हो जाती हैं। थिक एंड थिन ब्लड फिल्म सीबीसी, ये सारी आपने याद रखनी है। और एनीमिया और रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज इंपॉर्टेंट है, बाकी दो भी याद करना है आपने, ल्यूकोपीनिया और मोनोसाइटोसिस। मोनोसाइट इंक्रीज हो जाते हैं, ओवरऑल आरडब्ल्यूबीसी कम हुए हुए होते हैं। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इसकी मैं कहूँगा कि जो इसकी जनरल मैनेजमेंट है ना, वो आप डेविडसन के अंदर एक टेबल है मलेरिया के साथ ही, उसमें जनरल मैनेजमेंट ना एक एक लाइन लिखी हुई है, बस वो कर लेना आप स्पोर्टिव ट्रीटमेंट में। खैर, एनीमिया हो रहा है तो आप क्या दोगे? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो आप डेक्सट्रोज लगाओगे। रीनल फेलियर हो रहा है तो आप सारे सीकेडी में जो कर रहे थे, हाइड्रेशन और डायलिसिस और एंटी मलेरिया डोज कम कर दोगे। एंटी मलेरिया ड्रग्स जो होती हैं वो यूजुअली किडनी को डैमेज ज़्यादा करती हैं, तो उसकी डोज कम कर दोगे आप। कन्वल्जन्स हो रही हैं तो डाइज़ेपाम, फिनोबार्बिटॉन, पैराल्डिहाइड वही वाली हैं जो पहले कन्वल्जन्स में हम यूज़ करते हैं। हाई टेम्परेचर के लिए आप रैपिड स्पॉन्जिंग करोगे और पैरास्टामोल दोगे उसको। तो बेसिकली हर जगह आपने यही करना है, आपने टेम्परेचर के लिए यही करना होता है। पैरास्टामोल, डेंगू में आपने बस याद रखना है कि एस्पिरिन नहीं देनी टेम्परेचर कंट्रोल के लिए या बॉडी एक्स के लिए, एस्पिरिन नहीं देनी, वहाँ पे पैरास्टामोल दे सकते हो आप। इस तरह मलेरिया में दोनों दे सकते हो आप। फ्लूइड डेक्सट्रोज दोगे क्योंकि इसमें हाइपोग्लाइसीमिया होता है, उस नॉर्मल डेक्सट्रोज लाइन भी दे सकते हो मिक्स करके, लेटर ऑन शिफ्ट कर दोगे सिर्फ डेक्सट्रोज और सलाइन की कंसनट्रेशन कम कर दोगे। डोजेज याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आपने याद करना है। अब ये जो नॉर्मल वाला मलेरिया होगा ना, सेरिब्रल सीएनएस जिसको इन्वॉल्व नहीं हो रहा होगा जिसमें, उसमें आप टैबलेट्स देते हो, ठीक है। अगर आपके पास ब्लैक वाटर फीवर का आ जाता है सिनेरियो जो कि उसमें मेडिसिन में, या इधर सेरिब्रल मलेरिया का बच्चे का आ जाता है, तो उसमें इंजेक्टेबल देनी है आपने, जल्दी जल्दी आप चाहते हो कि एक्ट करे। और दूसरा, वैसे ही अगर कभी भी उसने सिनेरियो में कोमाटोज या सेमी कॉन्शियस पेशेंट दिया हुआ है तो आपने ऑब्वियसली उसको पारेंटल ही लगानी है सारी चीज़ें। तो ये कॉमन सेंस यूज़ करते हुए आप इतनी चीज़ तो लिख सकते हो कि पारेंटल दे रहे हो कि उसमें, अगर आपको ये नहीं पता कि आईएम देते हैं या आईवी देते हैं तो ये पारेंटल लिख दो आप, ठीक है, उसमें दोनों आ जाते हैं। इस तरह का आप यूज़ करते रहना। इंजेक्शन क्विनीन डाईहाइड्रोक्लोराइड देना है, आपने सुना होगा क्विनीन, बार बार कॉमन है काफ़ी। और उसके अलावा क्लोरोक्विन दे सकते हो, ठीक है, कोई क्लोरोक्विन फॉस्फेट है, ये डिफरेंट किस्म के एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं, ये दे सकते हो आप। ये सारी काम नहीं करी तो लेटेस्ट जो है वो ये आर्टीमेथ्रिन है, इंजेक्शन आर्टीमेथ्रिन, ये दे दो। डिफरेंशियल डायग्नोसिस अभी तक जो पढ़े हैं वही, जो भी चीज़ फिट्स के साथ प्रेजेंट करती है वो सारी इसमें है। फेब्राइल फिट्स जो हाई ग्रेड फीवर की वजह से फिट्स पड़ते हैं उनको फेब्राइल फिट्स कहते हैं, ये अलग से एक टॉपिक है, ये पढ़ेंगे हम। पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, वायरल एन्केफेलाइटिस, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन। स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन हमने पहले दिन डिस्कस की थी कि जब वीकनेस हम डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने डिस्कस की थी कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी वो कॉर्टेक्स का जो फंक्शन है ना, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, वो ख़राब करेगी, उसमें आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी स्पेस ऑक्यूपाइंग। ये ब्रेन एब्सेस भी हो सकती है, कोई ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, और किसी भी तरह की हाँ बस ये चीज़ें हो सकती हैं इसमें, ठीक है। और हेपेटिक कोमा बेसिकली जो CLD के पेशेंट्स होते हैं ना उनको हो जाता है ये,
ठीक है, लिवर आपको पता है डिटॉक्सिफिकेशन का सेंटर है, सारे जो टॉक्सिन है इसने निकालने होते हैं। तो हिपैट जब वो नहीं निकाल पाता है तो हिपैटिक एनकेफलोपैथी होती है, और अगर उसको आप ठीक नहीं करते जल्दी जल्दी उसको लैक्ट्यूलोज या नियोमाइसिन दे के, तो उसका वो चला, ग्रेड्स होते हैं इसके 1 2 3, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कोमा में चला जाएगा। हाइपोग्लाइसेमिक कोमा, ये तो पता ही है आपको, ग्लूकोज के अलावा तो बॉडी काम नहीं करती। इसको हम बड़ों में कहते हैं कि 60 से कम, नहीं सॉरी 50 से कम शायद है आपका, 50 से कम हाइपोग्लाइसीमिया। यहाँ पे इसने 40 लिखा हुआ है, तो ये भी याद कर सकते हो आप। यूरीमिया, जो CKD के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जो यूरिया है और क्रिएटिनिन है, यूरिया बेसिकली बढ़ना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से यूरीमिया हो जाता है। तो ये सारे कॉजेज हो सकते हैं जो डिफरेंशियल्स बनेंगे इसके। सेरेब्रल मलेरिया का क्राइटेरिया, ये ना हर दफ़ा कोई ना कोई एक क्राइटेरिया ये दे देते हैं, तो मैं इसमें चीज़ें तो वही आएंगी जो पढ़ चुके हैं हम सारी, लेकिन क्राइटेरिया में क्योंकि स्पेसिफिक कर देता है वो, कहीं 1 2 3 4 5 6 ये चीज़ें, तो फिर लिखना मुश्किल हो जाता है वहाँ पे। तो इसको याद कर लेना, जितने भी क्राइटेरिया आएंगे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, और वो रोमेटिक फीवर का और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोमा मोर देन 6 आवर्स, फिट्स। अच्छा, इसको याद करने की तरीका वो है मेडिसिन और बीट्स में ना, आप एक एक वर्ड बस अंडरलाइन कर लो, उसी को बार बार पढ़ देना है। अब आप ये जब याद करने की कोशिश करोगे, अनअराउजेबल और कोमा फॉर 6 आवर, ये याद रहे ना रहे, बस एक एक वर्ड याद किया करो। कोमा हो रहा है 6 घंटे से ज़्यादा का, फिट्स है, ठीक है, पोस्चर में मसला है, ऑपिस्थोटोनिक है, डीसेरेब्रेटेड डिकॉर्टिकेट है, और कॉन्जुगेट डेविएशन ऑफ द आइज, ये वो स्क्विंट स्क्विंट है, ठीक है। रेटिनल हेमरेजेस हैं, फंडल हेमरेजेस हो जाते हैं इसके अंदर, और किडनी से रिलेटेड आपको बताया था, यूरिन आउटपुट ओलिगूरिया हो जाए, ओलिगूरिया हो जाएगा, हाँ ओलिगूरिया है, और सीरम क्रेटिनिन बढ़ गया, 1 होना चाहिए, ऑलमोस्ट 1, ठीक है। प्रोग्नोसिस को खैर छोड़ो, ठीक है। अब डिजीज़ आने, अब यहाँ तक समझ आ गया? कोई क्वेश्चन? अच्छा, आगे है फेब्राइल फिट्स। नाम से ही आपको पता लग रहा है, फेब्राइल फिट्स या फेब्राइल कन्वल्जन्स। फेब्राइल मींस फीवर और कन्वल्जन फिट्स। तो इसमें इसका क्राइटेरिया है, फिट्स की जितनी भी CNS से रिलेटेड कॉजेज है ना, मेनिंजाइटिस, इनकेफ्लाइटिस, एपिलेप्सी, ये जो अभी साइबर मलेरिया पड़ा है, इनको रूल आउट करने के बाद फिट्स जो आ जाते हैं आपके पास, वो फेब्राइल फिट्स होंगे। सिर्फ फीवर होगा और फिट्स होंगे, CNS इन्फेक्शन नहीं होगा, ये फेब्राइल फिट्स नहीं। ये क्राइटेरिया इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पेशेंट की 3 to 5 मंथ एज, बेशक याद करो ना करो। हाई ग्रेड फीवर है इसको, 38.8 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा या इसके बराबर, और CNS का कोई इन्फेक्शन ना हो, इनकेफ्लाइटिस, सेरेब्रल मलेरिया, ब्रेन एब्सेस, ये कुछ भी ना हो इनमें से। इसको पढ़ लेते हैं सिनेरियो। 18-month-old child is otherwise normal. This morning he has brief generalized self-limited seizures with high temperature. Physical examination is normal. He had completely recovered within 1 to 2 hours when the fever has subsided. तो ये टिपिकल हिस्ट्री है कि फीवर जब ज़्यादा हुआ तो उसको फिट्स पड़े, लेकिन जब फीवर ठीक हो गया तो उसके फिट्स भी ठीक हो गए। और इसमें यूजली प्रीवियस हिस्ट्री भी हो सकती है या फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है फेब्राइल कन्वर्जेंस में, ठीक है। ये अब आगे हम देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस एफेब्राइल सीजर्स, ठीक है। CNS इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन
सॉरी ए फेब्राइल फीचर्स, यानी कि प्रीवियस हिस्ट्री जो होगी वो भी फीवर के साथ फिट्स की होगी। अगर प्रीवियस हिस्ट्री फीवर के बगैर फिट्स की है ना, विदाउट फीवर फिट्स पड़े, तो वो होती है एपिलेप्सी में, वो फेब्राइल फिट्स नहीं है फिर। अच्छा, वो हम आगे देख लेंगे। सीएनएस इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन है तो एक्सक्लूड हो जाएगा, कोई मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटी है तो एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, इंसिडेंस बस एज याद कर लो कि 3 मंथ्स टू 5 ईयर्स में कॉमन होता है। जनरल कंसिडरेशंस इसमें क्या होती हैं? बेसिकली जनरलाइज्ड सीजर्स होते हैं इसके अंदर, 5 मिनट से कम के होते हैं, अर्ली इन द इलनेस आते हैं, हाई ग्रेड फीवर के साथ होते हैं, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है। इट कैन लीड टू एपिलेप्सी। ठीक है, जिनमें फेब्राइल कन्वल्जन्स होते रहेंगे तो वो बाद में जाके उनको एपिलेप्सी भी हो सकती है। तो जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर्स लेस देन 5 मिनट्स। अब ये लेस देन 5 मिनट्स ज़रूरी नहीं है, दो तरह के होते हैं, टिपिकल और एटिपिकल। जो टिपिकल फेब्राइल फीचर्स होते हैं, टिपिकल फेब्राइल फिट्स होते हैं ना, दो तरह के होते हैं, टिपिकल और टिपिकल। एटिपिकल के साथ एक्स्ट्रा टाइमिंग भी इसकी ज़्यादा होती है और एक्स्ट्रा फीचर्स भी आते हैं उसके साथ। वो जो हमने पहले पढ़े हैं, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो सकता है, क्रेनियल नर्व्स के साइन हो सकते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी। तो यूजुअली 5 मिनट से कम के होते हैं और एपिलेप्सी करवा सकते हैं, बस ये इसमें से याद करना है आपने। और बाकी ये याद रखना है कि बाकी सारी कंडीशंस जो फिट्स करवाती हैं इन्फेक्शन, वो आपने रूल आउट कर लेने हैं। क्या इंडिकेशन हो सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि CSF एग्जामिनेशन आपको करवाना पड़े कि बच्चा बहुत छोटा है, 1.5 साल से कम का है, रिकवर हो ही नहीं रहा, फिट्स उसके सही हो ही नहीं रहे हैं, और फिट्स की आपको कोई कॉज नहीं मिल रही है। ठीक है, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा है, नमूनिया की वजह से फीवर है, तो या ओटाइटिस मीडिया की वजह से फीवर है, आपने देखा कि उसकी चेस्ट भी नॉर्मल है, उसके ईयर के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उसको फिट्स पड़े और फीवर भी नहीं उतर रहा उसका, तो आप कॉज ढूंढोगे फिर CNS में कहाँ है। क्लोज फॉलोअप इज़ नॉट पॉसिबल। अगर क्लोज फॉलोअप नहीं पॉसिबल, कोई बहुत दूर से चेकअप करवाने आए हैं, तो फिर आप पहली ही सिटिंग में, पहली ही उसमें अपॉइंटमेंट में आप उसका CSF चेक करके, लंबा पंक्चर करके अच्छी तरह कंफर्म कर लोगे कि ये फेब्राइल फिट्स ही हैं और कुछ नहीं है। ये एटोलॉजी अननोन है, लेकिन सम हाउ बॉडी टेम्परेचर रेज होने से रिलेटेड है ये, और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्बेंस हो जाती है, इसलिए सीजर्स होते हैं। जब भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है तो सीजर्स, सारे सीजर्स का यही मैकेनिज्म होता है। यहाँ इसने यही लिखा हुआ है एम। क्लिनिकल फीचर्स, दोबारा वही क्राइटेरिया इसने यहाँ पे लिख दिया, 3 months to 5 years, फीवर इज थॉट टू ट्रिगर द सीजर्स, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में हिस्ट्री होती है फेब्राइल कन्वल्जन्स की। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में अगर ए फेब्राइल कन्वल्जन्स की हिस्ट्री है तो वो एपिलेप्सी की तरफ जाएगी बात। ठीक है, और उसकी पर्सनल हिस्ट्री भी अगर पहले फीवर्स के साथ फिट्स हुए हैं तो फेब्राइल फिट्स, और अगर फीवर के बगैर उसकी कोई बचपन से हिस्ट्री है तो एपिलेप्सी। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इज अ प्री डिस्पोजिंग कॉज, वहाँ लिखा था CNS इन्फेक्शन, एक्सक्लूड कर देता है, यहाँ पे उसने फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के साथ कॉज लिख दिया। ब्रीफ, 5 मिनट से कम के होते हैं, यूजली बाइलैटरल क्लोनिक या टॉनिक क्लोनिक फिट्स होते हैं। ठीक है, टॉनिक क्लोनिक फिट्स कैसे होते हैं? अब ये अच्छा, बेसिकली टोनिक क्लोनिक फिट्स में क्या होता है, पहले पेशेंट के जितने भी मसल्स हैं उनकी टोन इंक्रीज होती है। जब टोन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, एकदम से ना उसकी स्टिफ सी हो जाएगी पूरी बॉडी। ठीक है, और इसमें जनरलाइज्ड में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, उसको खुद नहीं पता लग रहा होगा कि मुझे फिट्स लगने हैं, और बाद में भी उसको पता नहीं होगा कि मुझे फिट हुआ था। टोन इंक्रीज हो जाएगी और फिर जो है सारे उसके बॉडी के मसल्स जो हैं वो रिपीटेड इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस करना शुरू कर देंगे। इसकी मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, एक दफ़ा आप जब देख लोगे जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक फीचर्स तो कभी भी लोगे। और इसके अंदर फिर उसकी टंग बाइट भी होगी, उसकी अ, मतलब यूरिनेशन भी हो सकती है, और सारी ये चीज़ हो सकती है। तो ये जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक फीचर फिट ये होता है। प्रोलॉन्ग फेब्राइल कन्वर्जेंस में क्या होता है, टेम्पोरल स्क्लेरोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से लेटर ऑन एपिलेप्सी और फेब्राइल फिट्स डेवलप हो जाते हैं।
ठीक है, सिंपल में क्या होता है, लेस देन 15 मिनट्स के होते हैं, कम्प्लेक्स वाले 30 मिनट्स से ज़्यादा के होते हैं। ये ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलो कर लेना। ये जो टेबल है ना, ये इंपॉर्टेंट है। 6 मंथ्स टू 5 ईयर्स। कॉमन कॉजेज कौन कौन सी होती है? वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया, फेरेंजाइटिस, एडेनोइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मतलब सीएनएस के अलावा जितनी भी कॉमन इन्फेक्शन है बच्चों की, ये सारी बच्चों की कॉमन इन्फेक्शंस हैं। तो सीएनएस की नहीं लिखी उसने, बाकी सारी लिख दी हैं। बिनाइन अटैक, बिनाइन मीन्स के कोई उसमें डेंजरस चीज़ नहीं होती, 10 मिनट से कम करता है, पहली दफ़ा अक्सर हो रही होती है, और नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ फेब्राइल सीजर्स। ये बिनाइन अटैक को, ये इस तरफ जाएगा कि फेब्राइल फिट्स इतने ज़्यादा डेंजरस नहीं है अगर पहली दफ़ा हो रहे हैं और फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है। इन केस, और 10 मिनट से कम के हो रहे हैं, 10 से 15 मिनट से कम के हो रहे हैं। अगर 10 से 15 मिनट से ज़्यादा के हो रहे हैं, पहले भी उसको फेब्राइल फिट्स होते रहे हैं, उसकी फैमिली को भी पहले फेब्राइल फिट्स या फेब्राइल फिट्स या एपिलेप्सी की हिस्ट्री है, और साथ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी हो रहा है, तो ये बात जाएगी एटिपिकल फेब्राइल फिट्स की तरफ या कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रही है ये बात। बस इतने ही याद रखना आप। डायग्नोसिस बेसिकली इसमें आप इसलिए कर रहे हो कि एक तो सोर्स ऑफ कॉज ऑफ फीवर को ढूंढो, उसको ठीक करो फीवर को, और दूसरा एक्सक्लूड करो अदर कॉजेज ऑफ फिट्स को। ब्लड काउंट पे आपको पता लग जाएगा, लंबार पंक्चर पे पता लग जाएगा, ब्लड शुगर, कैल्शियम, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट, ये जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ना, इनके डिस्टर्बेंसेस से भी फिट्स होते हैं, सोडियम खास तौर पे, और यूरिया की वजह से यूरेमिक एनकेफलोपैथी मैंने आपको बताया था, और कैल्शियम और फॉस्फेरस की वजह से भी हो सकते हैं कन्वल्जन्स। EEG इज इंडिकेटेड इफ कॉम्प्लिकेटेड, अदरवाइज नॉट इंडिकेटेड। और बस ये चीज़ है। मैनेजमेंट आपने क्या करनी है, सबसे पहले तो एक्यूट मैनेजमेंट है कि अगर हो रहा है उसको सीजर तो आपने क्या करना है, और दूसरी रिकरेंस रोकने के लिए आपने क्या करना है। बेसिकली सीजर हो रहा हो तो वही है जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, डायज़ेपाम, फिनोबार्बिटोन, पैराल्डिहाइड। रिकरेंस रोकने के लिए फेनिटोइन यूज़ होती है, और कॉज क्या आती, फीवर। तो कॉज जो है उसको आपने ट्रीट करना है, कॉज के लिए आप स्पॉन्जिंग और पैरास्टामोल, सेम चीज़। फैमिली रीअश्योरेंस कर देनी है आपकी। प्रोफिलैक्सिस में मैं आपको बता चुका हूँ, यूजली अनकॉम्प्लिकेटेड में देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपने देनी हो तो क्या क्या दे सकते हो आप, डायज़ेपाम और फिनोबार्बिटोन, वही ड्रग आ गई हैं, सोडियम वेलप्रोएट, फेनिटोन, कार्बामेज़ेपिन, एज सच इफ़ेक्टिव नहीं है फेब्राइल सीजर्स के लिए। ये बाकी जो सीजर डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें इफ़ेक्टिव होती हैं रिकरेंस रोकने के लिए, लेकिन इसमें नहीं है। एपिलेप्सी में वगैरह में, और पीछे भी हमने एनकेफ्लाइटिस में पढ़ी थी, वहाँ होती है। रिस्क फैक्टर फॉर रिकरेंस करने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा रीड कर लेना है। एज 1 से कम हो तो बार बार होंगे। ड्यूरेशन ऑफ फीवर 24 घंटे से कम हो, फीवर जो है वो ज़्यादा 38 to 39 यानी हाई ग्रेड हो, माइनर फैमिली हिस्ट्री हो, एपिलेप्सी की फैमिली हिस्ट्री हो, कम्प्लेक्स हो रही हो यानी एटिपिकल टाइप के हो, मेल जेंडर, लो सीरम सोडियम एट द ऑनसेट ऑफ प्रेजेंटेशन। इट मींस के ट्रीटमेंट के बाद, रिकवर होने के बाद दोबारा से भी होंगे इसको सीजर्स, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास एपिलेप्सी आ जाता है। इसको हम मेडिसन में ही आपकी ज़्यादा डिटेल से डिस्कस होगी, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, रूल आउट आप कर सको इसको बस, बेशक बाकी आपकी मेडिसिन में डिस्कस होगी। अब एपिलेप्सी बेसिकली क्या है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन है ना वो ख़राब हो जाती है एपिलेप्सी में। उसके कॉज पीछे पैथोजेनेसिस शायद आपने पैथोलॉजी में पढ़ी हो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और कुछ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो जो इनहिबिटरी वाले होते हैं या तो वो इसमें कम हो जाते हैं, या जो एक्साइटेटरी हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसके बढ़ने की डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं। वो इडियोपैथिक भी हो सकता है अननोन कॉज के साथ, और कोई सेकेंडरी कॉजेज़ भी हो सकती हैं। उसका निमोनिक, वाइटामिन्स है, वो हम अभी देखेंगे। कोई भी वॉस्कुलर पैथोलॉजी हुई है, कोई टॉक्सिन्स गए हैं ब्रेन के अंदर, कोई जेनेटिक डिजीज़ है ऐसी, ये सारी कॉजेज़ हैं एपिलेप्सी की, सेकेंडरी करवा सकती हैं, तो उसकी वजह से फिट्स होंगे। अब जाहिर बात है, ब्रेन की एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब हुई है तो वो बार बार होगी। ठीक हो गया, तो बार बार होगी तो कैसी हिस्ट्री बनेगी इसकी, एक बच्चा होगा जिसको
प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ फिट्स होगी उसकी विदाउट एनी कॉज, कोई उसको फीवर नहीं होगा, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, अचानक से उसको फिट्स पड़ेंगे। या उसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होगी ए फेब्राइल फिट्स की, विदाउट फीवर उसकी फैमिली में किसी को फिट्स वगैरह पड़ने की, दौरे पड़ने की वो होगी, कंप्लेंट होगी, मिर्गी इसको कहते हैं, ठीक है, मिर्गी के दौरे, एपिलेप्सी को। तो ये चीज़ आपने याद रखनी। सीजर बेसिकली क्या होता है? सीजर होता है इनवॉलेंट्री डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, और उसकी वजह से मोटर एक्टिविटी होगी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा और चेंज होगा उसका सेंसरी, बिहेवियरल और ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, ये होगा सारा। एपिलेप्सी क्या है? रिकरेंट अटैक्स ऑफ सीजर्स, बार बार अटैक्स ऑफ सीजर्स हो रहे हैं तो उसको हम एपिलेप्सी कहेंगे। विदाउट एनी इन्फेक्शन, विदाउट एनी फेब्राइल इलनेस, विदाउट एनी एक्यूट इंसल्ट। एक्यूट इंसल्ट मीन कोई उसके सर पे चोट नहीं लगी है, कोई उसका इस तरह का मसला उसको नहीं हुआ कि उसकी वजह से उसको फीवर वो हो रहा हो, फिट्स हो रहे हो, ठीक है। इंसिडेंस एटियोलॉजी, एटियोलॉजी वैसे मेडिसिन में आपके इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हो सकता है? हाइपोक्सिया, हेमरेज, सीएनएस इन्फेक्शन, जो चीज़ आपको याद आए ना जो ब्रेन को किसी तरह इफेक्ट करती है, हेड ट्रॉमा, डेवलपमेंटल डिफेक्ट, ठीक है, लेबर और डिलीवरी की कॉम्प्लिकेशन, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, ब्रेन ट्यूमर, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, कुछ याद है वो आप कर लेना। डेविडसन में टेबल बना हुआ है एक इसका, वो अच्छा है, यहाँ से बेशक इसको ना करो। एवेल्यूएशन कैसे होगी? पहला फिट कब पड़ा था, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी फिट्स क्या थी, प्रेसिपिटेशन ऑफ फीवर, बाकी आपने कॉजेज रूल आउट करने हैं, कोई इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी ना हो, कोई फीवर ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो। सीजर की फिर टाइप्स हैं, वो हम देखते हैं अभी। प्रेजेंस ऑफ ऑरास, ऑरा होता है कि फिट होने से पहले ना पेशेंट को कोई सेंस, कोई फीलिंग आती है, कोई उसको सेंसरी भी हो सकती है, ये ऑलफैक्टरी भी हो सकती है, विजुअल भी हो सकती है, ठीक है। बेसिकली कॉर्टेक्स के जिस पार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वो डिस्टर्ब होगी ना, वो पार्ट जो सेंसरी स्टिमुलेशन को इंटरप्रेट करता होगा वो आएगी। जिस तरह टेम्पोरल जो है वहाँ पे ऑल्फैक्टरी स्टिमुलस होते हैं, तो उसको स्मेल आएगी कोई, और स्मेल आने के थोड़ी देर बाद उसको अचानक से फिट्स पड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो उसको ऑरा कहते हैं। पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन, फिट पड़ने के बाद कन्फ्यूजन होना, ये 5 से 10 मिनट तक तो रहती है, लॉन्गर टाइम में हो। अच्छा, उसके बाद पैरालिसिस या स्लीप, सो जाना, फौरन फिट पड़ता है और उसके बाद उसको नींद आ जाती है, ये सारा कुछ हो सकता है। कोई डेवलपमेंटल डिले तो नहीं है? बाय डेवलपमेंटल डिले जो है सेरिब्रल पाल्सी की बात कर रहा है, उसके अंदर भी जो है सेरिब्रल पाल्सी के अंदर भी फिट्स पड़ते हैं। और सेरिब्रल पाल्सी की मेजर रीज़न होती है कि जब बर्थ हुई है बच्चे की तो उसको पूरी ऑक्सीजन नहीं मिली, या उसका ग्लूकोज अचानक से लो हो गया जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज होता है, तो या कोई सर्कुलेशन में मसला हुआ, हाइपोक्सिक इस्कीमिक इनकेफलोपैथी या हाइपोग्लाइसीमिया, उसकी वजह से सेरिब्रल पाल्सी हो सकती है। और भी बहुत सारी कॉजेज हैं, इंपॉर्टेंट ही हैं। कोई ड्रग ट्रीटमेंट की हिस्ट्री हो सकती है, एपिलेप्सी के लिए उसने ली हो। फिजिकल एग्जामिनेशन पे ऐसा सच कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने एक्सक्लूजन करनी है इसमें। हेड सर्कमफेरेंस नॉर्मल हो, ब्रेन ट्यूमर वालों का बड़ा होता है, हाइड्रोकेफलस वालों का बड़ा हो सकता है। कोई डिस्मॉर्फिक फीचर्स ना हो, ये डिस्मॉर्फिक फीचर्स बेसिकली जो ये सिंड्रोम्स है ना डिफरेंट किस्म के, उसके अंदर होते हैं डिस्मॉर्फिक फीचर्स। अगर एक आधा फीचर हो तो उसको हम डिस्मॉर्फिक फीचर कहते हैं, और अगर एक से मिक्सचर ऑफ डिस्मॉर्फिक फीचर हो तो फिर हम उसको एक सिंड्रोम कह देते हैं, डाउन सिंड्रोम, फलाना सिंड्रोम, ये सिंड्रोम। तो वो वाले फीचर्स होते हैं कि सिमेन क्रीज है, ठीक है, उंगलियां लंबी हैं, वेब्ड नेक है, ये वाले डिस्मॉर्फिक फीचर्स होते हैं। मॉर्फिक मीन शेप और डिस मीन एबनॉर्मल, एबनॉर्मल शेप होगी डिफरेंट चीज़ों की, या स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। कंप्लीट एग्जामिनेशन फॉर फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस डेवलपमेंट, ये आप बेसिकली सीएनएस एग्जामिनेशन उसका ए टू जी करोगे कि उसको सारी कॉजेज फिट्स की रूल आउट कर दोगे, तो पीछे जो बच जाएगा वो। अच्छा, बर्थ मार्क्स ना हो, कैफे ऑलरेड स्पॉट ना हो, हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स ना हो, ये आपको एनएफ बताता है, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस बताता है, ये जो इसने सारी बताई हुई है। और
पेपिलोडीमा, कोरियोरेटिनाइटिस, रेटिनल हेमाटोमा, कोई भी कंजेनिटल एनोमली ना हो। अच्छा, जनरलाइज्ड सीजर्स मीन सीजर की टाइप्स हैं, बस ये पढ़ के ना हम, बस ये आखिरी है। सीजर की टाइप्स में क्या होगा, जनरलाइज्ड में क्या होगा, ये आपका ब्रेन है, ये नहीं बनेगा। अच्छा खैर, ये कॉर्टेक्स समझ लो इसको, ठीक है। तो जो जनरलाइज्ड होता है ना, उसके अंदर फोकल, पहले पढ़ते हैं हम। फोकल फिट जो होता है ना, उसमें कोई एक एरिया होता है ब्रेन का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का, उसी एरिया के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो रही होती है, ठीक है। अब ये एरिया जिस भी मोटर पार्ट को या जिस भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये जिस पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्ब हुई, ये कर रहा था कंट्रोल अपर लिम्ब को, ये समझो राइट साइड है तो लेफ्ट अपर लिम्ब को कर रहा था। तो जो फोकल फिट होगा उसमें इस एरिया में मसला हुआ है, तो लेफ्ट अपर में फिट्स आना शुरू हो जाएंगे, लेफ्ट अपर की इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस होना शुरू हो जाएंगी, पूरी बॉडी की नहीं होंगी, ठीक है। इसमें इस तरह होगा। और जनरलाइज में क्या होगा, पूरे कॉर्टेक्स में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पहले वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी, फिर दूसरे वाले कॉर्टेक्स में डिस्टर्ब होगी, तो इस तरह ये साइकिल चलता जाएगा, ये एक दूसरे सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरी बॉडी जो है वो उसकी फिट्स का शिकार हो जाएगी, ठीक है। अब इनकी आगे फर्दर टाइप्स हैं, वो कैसे हैं। जनरलाइज सीजर्स टॉनिक क्लोनिक होते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। मायोक्लोनिक होते हैं, एब्सेंस होते हैं, टॉनिक होते हैं, टॉनिक क्लोनिक। टॉनिक में टोन इंक्रीज हो जाएगी, स्टिफ बॉडी हो जाएगी, लॉग लाइक हो जाएगा, जैसे लकड़ी नहीं होती है, दरख्त का तना होता है जैसे, इतना सख्त हो जाएगा उसका अचानक से। फिर क्लोनस शुरू हो जाएगा, क्लोनस मीन्स के उसकी इनवॉलेंट्री जर्की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगी मसल्स की। एब्सेंस सीजर्स में क्या होता है, एब्सेंस नाम से पता लग रहा है, एब्सेंस सीजर्स में ब्रेन के ऐसे पार्ट को इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ख़राब होती है कि पेशेंट सिर्फ अनकॉन्शियस हो जाता है थोड़े टाइम के लिए, बैठे बैठे अनकॉन्शियस हो जाता है, ठीक है। बच्चों में ये कॉमन होता है एब्सेंस सीजर्स। इसमें उसकी जो टीचर होगी या स्कूल वाला स्टाफ होगा, वो कहेगा कि ये क्लास में बैठे बैठे ना गायब मतलब वो क्या कहते हैं, दिन में बैठे बैठे सो रहा होता है, ये हम बात कर रहे होते हैं, इसको कुछ समझ नहीं आती, बेसिकली वो एब्सेंस सीजर होता है। उसको पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या हो रहा है, अनकॉन्शियस होता है वो बैठे बैठे, कोई जर्की मूवमेंट्स नहीं होती, कुछ भी नहीं होता इसमें। ए टॉनिक में बिल्कुल टोन ख़त्म हो जाएगी, बंदा जो है वो फ्लैसिड सा होके गिर जाएगा। टॉनिक क्लोनिक अलग अलग भी हो सकते हैं। अच्छा, पार्शियल सीजर्स। पार्शियल सीजर में, सिंपल पार्शियल में लॉस ऑफ कॉन्शियस नहीं होती, पेशेंट कॉन्शियस होता है। और दूसरा जो है वो कम्प्लेक्स पार्शियल है। कम्प्लेक्स पार्शियल में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। और अनक्लासिफाइड सीजर्स होते हैं, न्यूनेटल सीजर्स, ये हम न्यूनेटोलॉजी में पढ़ेंगे। और एपिलेप्टिक सिंड्रोम्स होते हैं। मुझे एक मिनट देना। पार्शियल सीजर्स की दो टाइप्स हैं, सिंपल और कम्प्लेक्स। सिंपल में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होगी, कॉम्प्लेक्स में साथ कॉन्शियसनेस भी लॉस हो जाएगी। बाकी ये डिटेल करने की जरूरत नहीं है। अनक्लासिफाइड में न्यूनेटोलॉजी हो, न्यूनेटल सीजर्स हो जाएंगे। और एपिलेप्टिक सिंड्रोम्स हैं, इनके तो एक आधे का नाम याद कर लेना, ये आपके लेवल पे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जनरलाइज फीचर्स बता दिए मैंने आपको, इटियोलॉजी पता लग गई है आपको सारी। क्लिनिकल फीचर्स, ऑरा में क्या होता है ये बता दिया मैंने आपको। टोनिक क्लोनिक स्टेज होती है, फिर ये ईजी दी हुई है इसने, कोई काम नहीं है आपका इसको बस करने का। पोस्ट इक्टर स्टेज में कन्फ्यूजन हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है, सो सकता है बंदा, और ये मसला हो सकता है इसमें। ईईजी, ईईजी में आपको क्या मिलेंगे, मल्टीपल हाई वोल्टेजेस कम्प्लेक्सेस मिलेंगे फिट्स के दौरान। लेकिन जो इंटर इक्टल ईसीजी होती है ना, इक्टस मीन के उसके फिट्स के बाद, तो इंटर इक्टल ईईजी बिल्कुल नॉर्मल होती है। तो अगर आप उस टाइम उसको फिट नहीं हो रहा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप ना वीडियो टेलीमेट्री यूज़ करते हो। अब तो खैर मतलब फीचर आ गया, आप कोई भी उसको कैमरा डिवाइस या ऐसी कोई डिवाइस लगा दो कि कॉन्टीन्यूसली उसको मॉनिटर करते रहे, ठीक है। और दूसरा एम्बुलेटरी ईईजी होती है। एम्बुलेशन मीन चलते फिरते ईईजी, एम्बुलेटरी ईईजी।
तो वो चलते फिरते हर वक्त उसकी ईजी होती रहती है, जब उसको फिट्स होंगे कभी तो वो मॉनिटर कर लेगी। तो ये दो चीज़ें, वीडियो टेलीमेट्री और ईजी आप फिर यूज़, एम्बुलेटरी ईजी फिर यूज़ करते हो क्योंकि इंटरइक्टल पीरियड में नॉर्मल होती है। अच्छा, ये हम कर चुके हैं सारा। एब्सेंट सीजर्स क्या होते हैं, पार्शियल सीजर, ये डिटेल करने की बिल्कुल भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है पीड्स के लिए। जितना मैंने बताया है उतना ही आपने करना है। एपिलेप्टिक सिंड्रोम बिल्कुल नहीं करने। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इसकी लॉन्ग टर्म होती है, सालों इसका ट्रीटमेंट चलता है, 2 साल तो मिनिमम चलता ही चलता है। ठीक है, तो अगर उसके दरमियान पेशेंट ये छोड़ दें एंटी कन्वल्सेंट, तो ट्रीटमेंट दोबारा से स्टार्ट होगा ज़ीरो से। तो इसलिए ये एक तो आपने उसकी अच्छी तरह काउंसलिंग वगैरह करनी है कि आपने बीच में छोड़नी नहीं है और किस लिए इम्पोर्टेंट है और क्या है। दूसरा, मिर्गी जो है वो एक तरह से मतलब सोशल स्टिग्मा टाइप की बीमारी है ना, कि इसको जिन पड़ गए हैं और ये हो गया है, मनहूस है और फलाना है। तो ये इस तरह की चीज़ें, ये फिर आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी इसकी। दूसरी चीज़, एक्यूट फेज़ में आपने क्या करना है, यानी जब उसको सीजर हो रहे हैं तब आपने क्या करना है और क्या प्रिवेंशंस करनी है। अब किसी पेशेंट को किसी भी वक्त सीजर हो सकते हैं, तो वो ना ड्राइविंग कर सकता है, ना वो पायलट बन सकता है, ना वो हैवी मशीनरी यूज़ कर सकता है, ना वो गहरे स्विमिंग पूल में नहा सकता है अकेला, ठीक है, ना वो पहाड़ों पे जा सकता है अकेले अकेले। तो इसलिए हर टाइम उसके साथ एक बंदा होना चाहिए, कोई ऐसी ड्राइविंग श्राइविंग ये और इस तरह की उसकी जॉब नहीं होनी चाहिए जिसमें वो खुद को या दूसरों को डेंजरस हो। ये वाली सारी चीज़ें आपने देखनी है। एडल्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बच्चे ने क्या जॉब करनी है, ठीक है। तो उसके लिए वो है स्विमिंग पूल और बाथ टब उसका बहुत ज़्यादा डीप ना हो कि सीजर हो तो वो उसी के अंदर डूब जाए। ठीक है, ये चीज़ें आपने देखनी है। दूसरा, जब हो रहा होगा सीजर तो उसको आपने लेफ्ट लेटरल पोजीशन या न्यूट्रल पोजीशन में डाल के, और उसको जो हैजर्ड है, यानी कोई आग है, पानी है, कोई सर उसका कहीं लग सकता है, उस जगह से आपने उसको दूर कर देना है। और बाकी आप सीजर को कंट्रोल एज सच कुछ भी नहीं कर सकता, कोई बाई स्टैंडर्ड्स कुछ भी नहीं कर सकते उसके लिए। ये चीज़ें, बाकी चॉइस जो है वो टाइप ऑफ एपिलेप्सी पे होएगा। मैं कल डेविडसन्स टेबल आपको वो दिखा दूंगा, वो आपने बस प्रिपेयर करना है कि किस टाइप ऑफ एपिलेप्सी में कौन सी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स आपने यूज़ करनी है। ठीक है, एजुकेशन हो गई, अदर चीज़ें होगी। ठीक है, ड्रग्स हम कल देख लेंगे इंशाल्लाह। और कुछ एक दो सर्जिकल ऑप्शन हैं जो होते तो कहीं पे भी नहीं है, पाकिस्तान में मतलब नहीं होते हैं, तो लेकिन फॉर एग्ज़ाम पर्पज़ आपने लिखने हैं वो।